हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल एवं उनका स्थापना वर्ष। यहाँ से पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। दूसरा टॉपिक है प्रमुख संस्थाओं के स्थापना वर्ष। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। अगला है नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मानव भूगोल का। यहाँ से पिछली बार 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, मानव रोग। यहाँ से भी आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला, स्थानांतरित कृषि के नाम। ठीक है, टीआरई 3 में यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन टीआरई 1 और 2 में यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब की बार पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। अगला है मापक यंत्र एवं उसके उपयोग। फिर विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद प्राकृतिक स्रोत में पाए जाने वाले अम्ल, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है भारत के राजनीतिक दल। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है। ठीक है, जिसे माकपा के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1964 को माकपा की स्थापना हुई थी। अगला, भारतीय जनता पार्टी, इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा। और बसपा की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी। और एनपीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जनवरी 2013 को एनपीपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जाना जाता है। और आपका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये आपका ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इनके स्थापना वर्ष आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अन्य प्रमुख राजनीतिक दल देखते हैं, जिसमें पहला आपका तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? 1998। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टीएमसी का स्थापना ये पूछा गया है, तो कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी यानी सपा। सपा की स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। जेडीयू की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जेडीयू का स्थापना 2003 में। नेक्स्ट, बीजू जनता दल यानी बीजेडी। बीजेडी का स्थापना 1997 में हुआ था। अगला, राष्ट्रीय जनता दल, तो आरजेडी, यही पूछा गया था। आरजेडी की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में आरजेडी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1997। नेक्स्ट, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, काफी चर्चा में है ये टीडीपी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में टीडीपी की स्थापना हुई थी। तो ये पार्टियों की स्थापना वर्ष आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रमुख स्थापना वर्ष देखते हैं। पहला इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दूसरा आपका बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1857। नेक्स्ट, मद्रास विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 5 सितंबर 1857 को। देखिए, जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय है, मुंबई और मद्रास, इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? तो वुड घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पटना कॉलेज, ये पूछा गया प्रश्न है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुआ था।
अगला है पटना विश्वविद्यालय, ये भी पूछा गया है। देखिए ये पटना कॉलेज है और ये क्या है, पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। अगला है पटना विमेंस कॉलेज, ये पूछा गया है, TRU2 में पूछा गया था। पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना कॉलेज 1863, पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना विमेंस कॉलेज तो आपका 1940। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो धोंडो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे, तो बंबई में। ठीक है। अगला विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ था। किसने किया था, 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, और धर्मपाल की किस वंश का था, ये आपका पाल वंश का था। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, और ये कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। अगला पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट, ये भी पूछा गया है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में, और ये कहाँ पे है, देहरादून में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, तो देहरादून में, और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1767 में। अगला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851, और ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, कोलकाता में है ये। अगला भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना ये भी पूछा गया है, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। पटना कॉलेज तो इंपॉर्टेंट ही है, पटना विश्वविद्यालय और पटना विमेंस कॉलेज इंपॉर्टेंट है इसमें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका नालंदा, विक्रमशिला, पटना हाई कोर्ट, और ये सब, ये चारों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक है मानव भूगोल का नियतिवाद, इंपॉर्टेंट है ये। नियतिवाद को निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नियतिवाद जर्मन विचारधारा है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, जो आपका नियतवाद है ये जर्मन विचारधारा है। ठीक है, नियतवादी विचारधारा के प्रवर्तक फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नियतवादी विचारधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। नियतवादी विचारधारा के समर्थक नियतवादी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। इंपॉर्टेंट है, नियतवादी विचारधारा के समर्थक नियतवादी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं, और उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। साथ ही मनुष्य का शारीरिक गठन, विचार, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक विकास भी वातावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। देखिए, पर्यावरणवाद में यानी नियतवाद में आपका क्या है, इसमें प्रकृति को सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और मानव को इसमें दास माना गया है। ठीक है, और इनके अनुसार मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। साथ ही मनुष्य का शारीरिक गठन, विचार, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक विकास भी वातावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, इनके अनुसार मनुष्य वातावरण या प्रकृति की इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। नियतवादी के अनुसार मनुष्य वातावरण या प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। निश्चयवाद समानता मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है। जो आपका निश्चयवाद है ये मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है, जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे आपका जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं।
निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि जो आपका भौतिक कारक होता है, जैसे आपका जलवायु हो गया, उच्च आवास हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, ये सब मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। नियतवादी विचारधारा के समर्थक की बात करते हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिए आप लोग, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, बोल्डिंग, हम्बोल्ट, रीटर, कुमारी सैंपल आदि। ये सब जो है नियतवादी के क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मानवीय अधिवास वायु, जल और स्थान के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इनके अनुसार मानवीय जो अधिवास होता है ये आपका वायु, जल और स्थान के द्वारा ही निर्धारित होता है। उन्होंने बताया कि नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या इसलिए पाई जाती है कि वहां कृषि कार्य के लिए मानव तथा अधिवास के लिए आपका जल, वायु और स्थान काफी क्या है? अनुकूल है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा? तो अरस्तु महोदय ने बताया कि जो आपका शीत प्रदेश में निवास करने वाली निवासी ये आपका साहसी होते हैं। इन्होंने अरस्तु के अनुसार जो आपका शीत प्रदेश में होते हैं निवासी ये क्या होते हैं? साहसी होते हैं। जो आपका उच्च प्रदेश वाले होते हैं, उच्च प्रदेश में निवास करने वाले निवासी आलसी और डरपोक होते हैं। शीत प्रदेश के निवासी हमेशा शासक होते हैं और उष्ण प्रदेश के निवासी शोषित होते हैं। इसी कारण ये नियति यानी प्रकृति के द्वारा शोषित एवं शासक वर्ग का निर्धारण होता है। देखिए, नियतवादी में आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें प्रकृति को सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मानव को इसमें निष्क्रिय समझा जाता है, यानी मानव को प्रकृति का दास समझा जाता है। ठीक है, और इनके अनुसार जो मानव है ये प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियतवादी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं संभववाद, इंपॉर्टेंट है। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। देखिए, संभववाद में क्या है? इसमें मानव को सबसे ऊपर माना गया। ठीक है, जैसे हमने नियतवादी में पढ़ा उसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया, और जो आपका संभववाद है इसमें मानव को सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, मानव यानी विज्ञान को भी सबसे ऊपर माना गया है इसमें। तो वही है, संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में आप क्या है? समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसमें मानव को ऊपर माना गया है। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए, वही बताया मैंने, इसमें जो है संभववाद में प्रकृति को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना मनुष्य को महत्व दिया जाता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। मनुष्य को इसमें सक्रिय शक्ति के रूप में देखा गया है। संभववाद ने निश्चयवाद का सिद्धांत की मनुष्य प्रकृति का दास है। संभववाद ने निश्चयवाद का यह सिद्धांत की मनुष्य प्रकृति का दास है। ये आपका किसने कहा था? कि आपका नियतवादी ने कहा था, और इसे संभववाद ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसमें मानव को सबसे ऊपर माना गया है। नेक्स्ट है उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल यानी होटल वगैरह, विशाल नगर प्रसार, खेत हो गया आपका, फल उद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ों में चारागाह, तटों का पतन और महासागरीय ढाल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह आदि को पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद नाम दिया है। ठीक है, यही आपका क्या है? संभववाद है। इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, जो आपका नियतवाद था ये आपका क्या था? ये जर्मन विचारधारा थी। ठीक है, जर्मन विचारधारा थी, और जो आपका ये संभववाद है ये आपका फ्रांसीसी विचारधारा है। ठीक है, फ्रांसीसी विचारधारा है। तो वही है, इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता द्वारा स्थापित किया गया और विडाल डी ला ब्लास के लेखन से इसका आरंभ हुआ। फ्रांसीसी विद्वान फ्रेवे ने इसे संभववाद का नाम दिया। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, फ्रेवे ने इसे संभववाद नाम दिया। संभववाद में क्या है? तो मानव सबसे ऊपर है। ठीक है, मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये आपका क्या है? संभववाद है। संभावना का सिद्धांत कहता है कि दुनिया संभावनाओं से भरी है या मनुष्य पर निर्भर है कि वे इसका उपयोग कैसे करते हैं। संभावनावाद का सिद्धांत यह कहता है कि जो दुनिया है ये संभावनाओं से भरी है या मनुष्य पर निर्भर करता है कि वे इसका उपयोग कैसे करते हैं। कुछ उदाहरण की हम बात कर लेते हैं संभववाद की। जैसे आपका इजराइल हो गया, इजराइल में पानी जैसे बुनियादी प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इजराइल में पानी क्या है? आपका नहीं है, लेकिन उन्होंने समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रिप सिंचाई,
प्रणाली और ऊर्ध्वाधर खेती का नवाचार किया। आज खेती के लिए इजराइल की कृषि की तकनीक दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे कृषि की उत्पादकता के मामले में बहुत आगे हैं। तो वही क्या है, देखिए ये हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, इसमें हमें सुरंग बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ी ना जाएंगे, तो यहाँ हम इसमें क्या करें, सुरंग बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें रास्ता बनाना, यहाँ हम अंदर सुरंग बनाते हैं, ऊपर थोड़ी ले जाएंगे, तो यहाँ पे अंदर रास्ता बना देते। तो यही आपका क्या होगा, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। वही आपका क्या है, संभावनावाद है। ठीक है, वही आपका संभववाद है। जैसे आपका इजराइल हो गया, इजराइल में आपका पानी नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खेती होती है। तो ये आपका प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। इसमें मानव क्या कर रहा है, अपने वैज्ञानिक तरीके से सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, भारत में हम नहर सिंचाई के माध्यम से राजस्थान में चावल की खेती कर रहे हैं, जबकि वहाँ रेगिस्तान है। देखिए भारत में आपका नहर सिंचाई के माध्यम से राजस्थान के आपका रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे है चावल की खेती हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्रकृति को यहाँ पे नीचे दिखाया गया है और मानव के यहाँ पे ऊंचा दिखाया गया है। जैसे आपका यूएसए यानी अमेरिका, पूरी प्रदेश में आकर बसने वाले मानव के सामने कई संभावनाएं थी, लेकिन किसी ने मत्स्य काम अपनाया, किसी ने खेती को, किसी ने आखेट को चुना। इससे स्पष्ट है, चयन यानी मानव की इच्छा अधिक प्रबल है। ठीक है, मानव की इच्छा अधिक प्रबल है, ना कि वातावरण। वर्षा कार्य को सिंचाई द्वारा पूरा करना, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना, मत्स्य कृषि करना आदि उदाहरण जो है ये किसके हैं, तो ये आपका संभावनावाद के हैं। और ये उदाहरण प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें जो है मनुष्य क्या है, आपका श्रेष्ठ माना गया है इसमें। तो पिछली बार पूछा गया था टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, संभावनावाद पे तो आधारित है। ठीक है, संभावनावाद पे तो आधारित है ये। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रकृति में आपका, नियतवाद में आपका क्या हो गया, नियतवाद में आपका प्रकृति श्रेष्ठ है और संभावनावाद में आपका क्या है, मनुष्य श्रेष्ठ है। अगला है नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को दर्शाता है। जो आपका नवनिश्चयवाद है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद का मध्यम मार्ग है। इन दोनों का क्या है, आपका मध्यम मार्ग है। और उन्होंने उसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इंपॉर्टेंट है, रुको और जाओ निश्चयवाद किसने कहा, तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद का है और ना ही नितांत आवश्यकता यानी संभववाद की है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नवनिश्चयवाद का मानना है कि प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मानव को प्रकृति के रुको के संकेत का प्रत्युत्तर देना होगा। जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकता है। अभिप्राय यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हों, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस विचारधारा को अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन विचारधारा भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा नियतवाद। नियतवाद क्या है, तो ये आपका जर्मन विचारधारा है। फिर हमने पढ़ा संभववाद। संभववाद क्या है, तो ये आपका फ्रांसीसी विचारधारा है। ठीक है, फ्रांसीसी विचारधारा है। फिर आपका जो आपका ये नवनिश्चयवाद है, ये अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन विचारधारा है। तीनों ध्यान रखिए आप लोग। इस विचारधारा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। ग्रिफिथ टेलर ने इसे नवनिश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा। कार्ल सावर ने आधुनिक निश्चयवाद कहा इसे, और जॉर्ज टेंथम ने इसे क्रियात्मक संभववाद कहा है। ठीक है, तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हम पूरा निचोड़ की बात करते हैं। तो इस सबसे पहले प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ किस माना गया था, तो नियतवाद में सबसे ऊपर माना गया था प्रकृति को। मानव को किसमें सबसे ऊपर माना गया, तो मानव को जो है संभववाद माना गया है। ठीक है, संभववाद में मानव को सबसे ऊपर माना गया है। और इन दोनों का मध्यम मार्ग क्या आपका, नवनिश्चयवाद। ठीक है, नवनिश्चयवाद इन दोनों का मध्यम मार्ग है। अगला टॉपिक है
मानव रोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है। इसमें विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, परजीवी आदि आते हैं। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है, और रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। और ये जो बैक्टीरिया होता है या एक कोश की जीव है। इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया एक कोश की जीव है और ये प्रोकैरियोटिक कोश का है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोश का है और प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यानी बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है इसका, जीएसटी पंडित का टीका नींव है। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जीएसटी, जी से आपका गोनोरिया, एस से सिफिलिस हो गया, टी से टाइफाइड हो गया, पंडित तो आपका प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया, ता से आपका क्या हो गया? तपेदिक यानी टीबी हो गया, का से हो गया आपका काली खांसी या कुकुर खांसी, टीका के टी से आपका टिटनेस हो गया और का से आपका क्या हो गया? कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से आपका क्या हो गया? हैजा। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, इसमें कौन सा रोग है? तो टाइफाइड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेग हो गया आपका, ठीक है, तपेदिक हो गया, कुष्ठ रोग, हैजा, ठीक है, और काली खांसी। ये सब आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब किससे होते हैं? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, कुछ रोग को हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें है टाइफाइड। टाइफाइड को मोती झारा या मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत यानी पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है। माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पिछली बार प्रश्न बना था। और किससे होता है ये? तो दूषित जल की वजह से होता है। ठीक है, दूषित जल। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है ये टाइफाइड। ठीक, और इसका टीका कौन सा है? तो टैब और ओटीवी यानी ओरल टाइफाइड वैक्सीन। और इसका टेस्ट कौन सा होता है? तो विडाल टेस्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट? तो विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा रोग है इसमें आपका हैजा यानी कॉलरा। इंपॉर्टेंट है, हैजा कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो आंत प्रभावित होता है। कारक क्या होता है? तो बेब्रियो कोलेरा, यह आपका क्या है? बैक्टीरिया है। माध्यम क्या है? तो जल और भोजन, दूषित जल और दूषित भोजन से आपका क्या होता है? हैजा होता है। और इसका उपाय क्या है? तो ORS घोल इसका उपाय है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टीबी यानी तपेदिक, इसे ही क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिए इसका। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा यानी श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। माध्यम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, तो वायु इसका माध्यम होता है। ठीक है, वायु। कारक क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका क्या होता है? टीबी होता है। ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका टीका भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा टीका? तो बच्चों के लिए BCG का टीका। ठीक है, बचपन में लग जाता है BCG का टीका। उसके बाद आपका क्या है? आपका डॉट्स, ये दोनों आपका क्या है? टीका है इसके। टेस्ट कौन सा होता है? तो मोनटोक्स होता है। मोनटोक्स ये आपका किसके लिए? टीबी के लिए होता है। ठीक, टिटनेस की बात करते हैं, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। माध्यम क्या होता है? मिट्टी, जंग लगी वस्तु, खुले घाव द्वारा, ये सब होता है, इसके द्वारा होता है। कारक क्या होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है ये। और इसका टीका क्या है? तो ATS टीका यानी एंटी टिटनेस सीरम। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, इसे कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा यानी श्वसन तंत्र। किसकी वजह से होता है? माध्यम आपका क्या है? माध्यम इसका यानी किसकी वजह से फैलता है ये? तो वायु की वजह से फैलता है। कारक क्या है? तो बोडेटेला पर्ट्यूसिस। बोडेटेला पर्ट्यूसिस ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है,
और टीका कौन सा है, तो डीपीटी का टीका लगता है। देखिए डीपीटी का टीका 3 चीजों के लिए लगता है। एक तो आपका डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, दूसरा आपका पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और तीसरा आपका टिटनेस के लिए लगता है। ठीक है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया की बात करते हैं, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला। माध्यम क्या होता है, कच्चा दूध। कारक क्या होता है, तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका कारक है। और टीका क्या आपका डीपीटी का टीका है। ठीक है, नेक्स्ट है कोढ़िया कुष्ठ रोग। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो त्वचा और तंत्रिका कोश का। माध्यम क्या है, तो वायु है। कारक क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। और टीका क्या है इसका, तो एमडीटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका विषाणु यानी वायरस। देखते हैं वायरस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। तंबाकू के पत्ते में मौजिक रोग की इन्होंने खोज किया था। अब पहला विषाणु कौन सा था, यानी वायरस पहला कौन सा था, तो टीएमवी पहला क्या था, वायरस था, यानी टोबैको मोजिक वायरस। विषाणु आकोश की जीव है, ये ध्यान रखिएगा। विषाणु क्या है, तो ये आकोश की जीव है। और ये सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, इंपॉर्टेंट है। वायरस जो होता है आपका, ये क्या है, तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और शरीर के बाहर क्या होते हैं, ये मृत होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। नेक्स्ट, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा। रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी पीछे छोड़ गई, ये ट्रिक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए रेखा से आपका रे से रेबीज हो गया, खा से क्या हो गया, खसरा हो गया। हमें से आपका हा से हर्पिस हो गया, में से मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, हिट से आपका क्या हो गया, तो हेपेटाइटिस। और टा से आपका क्या हो गया, तो ट्रैकोमा हो गया। और करके, ये आपका करके क्या है, साइलेंट है। ठीक है, करके ध्यान रखिएगा, ये साइलेंट है। पो से क्या हो गया आपका, पोलियो। ए से आपका एड्स हो गया। चे से चेचक हो गया। पीछे आपका क्या है, ये भी साइलेंट है। ठीक है, और छोड़कर, छो से आपका छोटी माता। हडा से आपका डेंगू हो गया। और गई आपका गा से गलसुआ हो गया। और ई से आपका इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेबीज, इसमें अक्सर पूछा जाता है, रेबीज हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया आपका, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, गलसुआ, डेंगू, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, खसरा, ट्रैकोमा, ये सब किससे होते हैं, तो ये वायरस से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए। कुछ रोग के बारे में बात करते हैं, तो डेंगू, इसे हड्डी तोड़ बुखार या पीत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत इससे प्रभावित होता है। इसका वाहक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, वाहक इसका एडीज मच्छर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडीज मच्छर। इसका टेस्ट क्या होता है, तो टॉर्निक्वेट इसका टेस्ट होता है डेंगू का। खसरा की बात करते हैं, तो खसरा इस किसकी वजह से होता है, तो ये मॉर्बली वायरस की वजह से होता है। और माध्यम क्या होता है, तो ये वायु से फैलता है। चेचक की बात करते हैं, तो ये प्रभावित होता है त्वचा। और कारक क्या होता है, तो वेरिओला वायरस होता है। चिकन पॉक्स की बात करते हैं, यानी छोटी माता, तो इससे क्या प्रभावित होता है, त्वचा। और इसका कारक क्या होता है, तो वेरिसेला वायरस इसका कारक होता है। नेक्स्ट आपका पीलिया, इससे क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। और किसकी वजह से होता है, दूषित जल, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, दूषित जल की वजह से होता है। अगला है पोलियो। पोलियो से क्या प्रभावित होता है, तो मेरुरज्ज यानी तंत्रिका तंत्र। माध्यम क्या है, जल और वायु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल और वायु। दवाई क्या है इसका, साल्क वैक्सीन। कारक क्या है, पोलियो वायरस। अगला है रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। इससे क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क व मेरुरज्ज प्रभावित होता है। कारक क्या होता है, लाइसा वायरस इसका कारक होता है। वाहक क्या होता है, तो जंगली जानवरों के काटने से यह होता है। और टीका आपका एंटी रेबीज, इसकी खोज किसने किया था, तो लुई पॉस्चर ने इसकी खोज की थी। अगला है एड्स। एड्स ध्यान रखिएगा, ये यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, और इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कारक क्या होता है इसका, HIV वायरस की वजह से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है ये। ठीक है, ये आपका रेट्रो वायरस है। लक्षण क्या होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है इसमें। ठीक, गलसुआ यानी मम्स, तो इसका कारक क्या होता है, तो मम्स वायरस इसका कारक होता है। ये सब आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
नेक्स्ट, ये तालिका इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 एनसीईआरटी का है ये। देखिए, क्षय रोग की बात करते हैं तो ये आपका जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, और ये किससे फैलता है? वायु, संचरण का तरीका वायु है। खसरा है, ये वायरस से होता है, फैलता किससे? वायु से। चिकन पॉक्स वायरस से, लेकिन वायु और सीधे संपर्क से यह फैलता है, ठीक है। पोलियो की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस से होता है। पोलियो ध्यान रखिएगा, ये वायु और जल दोनों से होता है। हैजा आपका ये जीवाणु और जल और भोजन से फैल होता है ये। टाइफाइड जीवाणु, ये जल से होता है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जल से। हेपेटाइटिस, ये पूछा गया है, टीआरई में पूछा गया था, हेपेटाइटिस से, वायरस और जल से। मलेरिया प्रोटोजोआ होता है और ये मच्छर इसका वाहक होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक की टीके की खोज की। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 में। देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज? तो चेचक की टीके की खोज किया था। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने तो एंथ्रेक्स रोग का जो जीवाणु है बेसिलस एंथ्रेसिस, उसकी खोज किया था। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग की बात करते हैं। तो नींबू कैकर जो रोग होता है, ये किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। और संचरण का तरीका क्या है? तो वायु होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गेहूं की रस्ट, ये आपका किसकी वजह से हो? कवक की वजह से होता है। और ये फैलता किसकी वजह से है? तो वायु बीज। भिंडी की पीत, ये वायरस की वजह से होता है। और ये किससे फैलता है? तो कीट से फैलता है। नींबू कैकर जीवाणु, गेहूं की रस्ट कवक, भिंडी की पीत वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। इसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा से आपका क्या हो गया? पायरिया। का से आपका कालाजार। माँ से मलेरिया। पे पेचिस हो गया। सोते हैं आपका ये क्या है? सोने की बीमारी। ये सब किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मलेरिया है, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, कारक क्या होता है इसका? तो प्लाज्मोडियम परजीवी इसका कारक होता है। वाहक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है किसका वाहक होता है? तो ये मलेरिया का वाहक होता है। दवा इसकी इंपॉर्टेंट है, कुनैन इसकी दवा होती है, जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग की बात करते हैं। इसका ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से आपका गंजापन हो गया, दमाद से आपका दास दमा हो गया, और ये वाले दास से आपका दमाद हो गया, खाए से आपका खाज हो गया, फ्रूट से हो गया आपका एथलीट फूड, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है, ठीक है, कवक की वजह से। नेक्स्ट, आनुवांशिक रोग की बात करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है? आनुवांशिक रोग है। वडांता आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया, क्लाइन, हीमोफीलिया, मोंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम, ये सब आनुवांशिक रोग है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, जो शरीर की सामान्य वृद्धि और रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन घुलनशील है? तो आपका विटामिन ए हो गया, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जो जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और सी, ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है।
सभी विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तो थायमिन। और कमी से कौन सा रोग बेरी। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से कौन सा रोग स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कमी से कौन सा रोग रिकेट्स होता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो टेकोफेरॉल। और इसकी वजह से कौन सा रोग नपुंसकता होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है तो फ्लीक्विनोन। और इसकी कमी से तो रक्त का थक्का देर से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन के। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखिए विटामिन बी के प्रकार हैं। विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। कमी से कौन सा रोग बेरी होता है। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो क्लोसिस होता है। विटामिन बी थ्री इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम नियासिन। कमी से कौन सा रोग पेलाग्रा होता है। विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो पैंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से तो वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना। विटामिन बी सिक्स, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और मानसिक अवसाद, भ्रम, आक्षेप, एनीमिया इसकी वजह से होता है। विटामिन बी सेवन, रासायनिक नाम बायोटिन, इंपॉर्टेंट है ये। बालों का पतला होना, नाखूनों का टूटना, त्वचा पर चकत्ते, इसकी कमी से होता है। विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड, और इसकी वजह से कमी से कमजोरी, थकान, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आदि। विटामिन बी ट्वेल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी ट्वेल्व, तो इसका रासायनिक नाम क्या है तो साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है। ठीक है। पूछा गया था प्रश्न किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी ट्वेल्व में। ठीक है। नेक्स्ट है मापक यंत्र और उनके उपयोग। देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। देखते हैं एनमोमीटर वायु की गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापना में इसका उपयोग किया जाता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने में। बैरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायु दाब मापा जाता है इससे। ठीक है। बैरोमीटर वायु दाब मापने में। हाइड्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर ध्यान रखिएगा ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है इससे। और अगला है हाइग्रोमीटर। ठीक है। हाइड्रो ये आपका घनत्व, और जो हाइग्रोमीटर है ये इसमें जो है हवा की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व एवं दूध की शुद्धता जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। अगला है अल्टीमीटर या तुंगता मापी। इसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है, वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। अमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग अमीटर का। एक है आपका वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। विभवांतर वोल्ट मीटर से। सिस्मोग्राफ आपका भूकंप की तीव्रता, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। गैल्वोमीटर यह भी इंपॉर्टेंट है, तो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गैल्वोमीटर। मैनोमीटर द्रव या गैसों का दबाव मापने के लिए। ऑडोमीटर तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है इससे। स्पीडोमीटर वाहन की गति, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है यूडोमीटर या रेन गेज, इंपॉर्टेंट है। रेन गेज से तो आपका बरसात की मात्रा मापी जाती है। फैदोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये पायरोमीटर आपकी बार हेडमास्टर में। तो इससे क्या मापा जाता है तो दूर स्थित वस्तुओं के तापमान। रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापने में। विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर, इसका उपयोग जो है विभवांतर मापने में। स्पीडोमीटर वाहन की गति, और स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक स्रोत में मौजूद अम्ल। देखते हैं नींबू, नारंगी, संतरा यानी खट्टे फल में क्या होता है तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
खट्टा दूध और दही में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है, इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी, चींटियों, बिच्छुओं का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है और इसे ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल। खट्टा मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। इमली, अंगूर, केला, इसमें आपका टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में। वसा में क्या पाया जाता है? आपका वसिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। नेटल के पत्तों में मेथनोइक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। पालक और गोभी, ब्रोकली में इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत पहले देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी जैसे आपका नागालैंड हो गया, असम हो गया, इन सब जगहों पे स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वहां पे इसे झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, झूम के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में ये पूछा गया है, उड़ीसा में इसे क्या कहा जाता है? पोडू कहा जाता है। इसे पामाडाबी कहा जाता है, कोमान कहा जाता है, या बरिंगा या विंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में पोडू, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में भी आपका पोडू या पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहा जाता है इसे। ठीक है, मध्य प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में से बेबर या दहिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। दीपा कहाँ पे कहा जाता है? तो आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, हिमालय क्षेत्र में से खिल के नाम से जाना जाता है, झारखंड में से कुरुआ के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में से पामलू कहा जाता है। ठीक है, पामलू। देखिए, उड़ीसा में पोडू, जरूर ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में भी आपका पोंडू या पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाले या वाल्टरे कहा जाता है। मध्य प्रदेश बेबर या दहिया कहा जाता है। दीपा कहाँ कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। हिमालय क्षेत्र खिल, झारखंड में कुरुआ और मणिपुर में पामलू, और जो नॉर्थ ईस्ट में उसे झूम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम, देखते हैं। लद्दाख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लद्दाख मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है इसे लद्दाख। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में कहा जाता है इसे। कुनको वेनेजुएला में कहा जाता है इसे कुनको। रे कहाँ कहा जाता है? वियतनाम में। रोका ब्राजील में। चीना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, चीना श्रीलंका में। मोस्ले आपका मध्य अफ्रीका में कहा जाता है इसे। तमराई थाईलैंड में। कैगिन फिलीपींस में। हुमा जावा में और टुंग्या बर्मा में। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया है, ये चार मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है। ठीक है, लद्दाख पूछा गया है ये मलेशिया और इंडोनेशिया में। मिल्पा ये भी पूछा गया है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। कुनको वेनेजुएला में। रे वियतनाम में। रोका भी पूछा जा चुका है, ब्राजील में है। चीना तो पूछा ही गया है, श्रीलंका में। और मोस्टली आपका मध्य अफ्रीका में इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।